स्वागत है आपका इस करंट अफेयर उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की तीसरी वीडियो में। आपसे वादा किया था कि पूरा सामान्य ज्ञान उत्तर प्रदेश का 5 वीडियो आपको कंप्लीट करा देंगे। ये उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की तीसरी वीडियो है। इसके बाद 2 वीडियो और आपको प्रोवाइड करेंगे जिसमें उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान पूरा कवर हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों एक बात बहुत ही इम्पोर्टेंट, 3 बुक को यूनिक, लूसेंट और हरियंत की जीके की 3 बुक मिला के दोस्तों मैंने 1000 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जो न्यू स्टूडेंट है उसकी बेसिक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने उसमें रखे हुए हैं। क्वेश्चन की संख्या है 1000। बुक किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नीचे लिंक दी गई है, वहाँ से आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की शिक्षा के बारे में। तो इसमें पहला पॉइंट है, साक्षरता की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में स्थान नीचे से 5वां है। नीचे से 5वां है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, देश की तरह उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा प्रणाली प्रचलित है वह अधिकांश कोठारी आयोग की स्थितियों पर आधारित है। कौन से आयोग पर? कोठारी आयोग पर। चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं, शिक्षा के संबंध में दी गई कोठारी आयोग की स्थितियों को 1968 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1968 में। चलिए इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। शिक्षा आयोगों ने डिग्री तक पहुंचने वाले 15 वर्ष के एक समान ढांचे का सुझाव दिया था। किस 15 तक पहुंचने के लिए 10, फिर फर्स्ट ईयर इंटर और फिर बीएससी 3 साल की, जो ग्रेजुएशन जिसको हम बोलते हैं, या बीए कर जो आप करते हो वो भी 3 साल तक। ग्रेजुएशन तक 10, 2, 3, 15 तक पहुंचने का कोठारी आयोग ने सुझाव दिया था। किस तरह से? जो आपके सामने लिखा हुआ है। अगला पॉइंट है, राज्य में 1972 तक शिक्षा निदेश के अंतर्गत प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा प्रशिक्षण स्तर की शिक्षा संचालित थी। शिक्षा के बढ़ते कार्यों और उसमें नए नए सुधारों को ध्यान में रखते हुए 1972 में शिक्षा निदेशालय को 3 भागों में बांटकर अलग कर दिया गया। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। 3 भागों में अलग अलग शिक्षा निदेशक, बेसिक शिक्षा निदेशक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा निदेशक के पदों को सृजन कर दिया गया। एक पहली बेसिक शिक्षा, दूसरी माध्यमिक शिक्षा और एक उच्च शिक्षा में 3 पदों में बांट दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थाओं के गतिशील एवं प्रभावी नियंत्रण देने के उद्देश्य से वर्ष 1981 में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई तथा इसके अलग से एक निदेशक की नियुक्ति की गई। 1981 में राज्य शैक्षिक अनुसंधान की एक प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई और साथ ही साथ इसके अलग निदेशक की नियुक्ति भी कर दी गई। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा। अब बात करते हैं प्राथमिक शिक्षा के बारे में, जो 3 अलग अलग विभागों में बांटे गए थे। उसमें प्राथमिक शिक्षा सर्वप्रथम में देखते हैं प्राथमिक शिक्षा में क्या क्या है। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु महत्वपूर्ण परियोजना संचालित की गई हैं, जो इस प्रकार है। पहली है, विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना का राष्ट्रीय क्रम। दूसरा है, सर्व शिक्षा अभियान में भारत सरकार का अंशदान 65% तथा राज्य सरकार का 35% कर दिया गया। चलिए इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अब कक्षा 1 से 8 तक बालक एवं बालिकाओं को नवीन शिक्षा प्रणाली द्वारा शिक्षा प्रदान किए जाने के उद्देश्य से आधुनिक पद्धति का आधारित लखनऊ और सैफई में एक अभिनव विद्यालय की स्थापना की गई। लखनऊ और सैफई में एक अभिनव विद्यालय की स्थापना की गई है। अब बात करते हैं शिक्षा मित्र योजना का। ये इसका क्या काम होता है स्टूडेंट की लाइफ में, शिक्षा मित्र योजना का। तो देखते हैं इसका उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में निर्धारित मानकानुसार अध्यापक छात्र अनुपात को बनाए रखने एवं ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम में शिक्षा से जोड़ने के लिए शिक्षा मित्र योजना का कार्यान्वयन 2001 से प्रारंभ किया गया। चलिए आगे देखते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की व्यवस्था के अंतर्गत सभी परिषदीय विद्यालयों में 1 से 8 तक के समस्त बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। अगला पॉइंट देखते हैं,
निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं आकाशीय सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत गरीबी रेखा के ऊपर बालकों को प्रति बालक 2 सेट निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इसमें दोस्तों जो प्राइमरी स्कूल में हमारे जो छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं उनको साल में 2 ड्रेस बिल्कुल मुफ्त दी जाएंगी इस योजना के अंतर्गत, 2 ड्रेस बिल्कुल मुफ्त। चलिए आगे देखते हैं, माध्यमिक शिक्षा की बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा के बारे में। वर्ष 1972 तक प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश के नियंत्रण में थी। 1972 तक प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश के नियंत्रण में थी। वर्ष 1972 में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का अलग से गठन कर दिया गया। इसी के द्वारा 1972 में माध्यमिक शिक्षा का संचालन किया जा रहा है। अब आप थोड़ा रिपीट कर लीजिए। वर्ष 1972 में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का अलग से गठन कर दिया गया है। कब? 1972 में, और इसी के द्वारा माध्यमिक शिक्षा का संचालन किया जा रहा है अभी तक। ठीक है, चलते हैं अब आगे देखते हैं। 1982 में इलाहाबाद में माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का गठन किया गया। इसका काम राज्य के माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों का चयन करना है, जो टीचर होते हैं उसका चयन करना होता है। 1982 में इलाहाबाद माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग बोर्ड का गठन किया गया इसका काम। ठीक है, अब चलिए आगे देख लेते हैं। अगला पॉइंट है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद संभव देश की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाली संस्था है। चलिए कन्या विद्याधन योजना के बारे में जान लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट योजना है, इसमें कुछ हैं जो आपके एग्जाम में हर बार पूछी ही जाती हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल पर नया आए हो तो चैनल सब्सक्राइब करते हुए चलें। चलिए आगे देखते हैं, उसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। कन्या विद्याधन योजना का उद्देश्य प्रदेश में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु आर्थिक दशा में कमजोर परिवारों को ऐसी छात्र छात्राएं जिन्हें इंटर की परीक्षा या इसके समकक्ष कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 30,000 मुफ्त रुपए आर्थिक सहायता दी जाती है, जिसे हम स्कॉलरशिप बोलते हैं। स्कॉलरशिप उसको नहीं बोलेंगे, स्कॉलरशिप बेसिकली लड़के लड़की दोनों को मिलते हैं। ये जो लेडीज जो उत्तर प्रदेश की जो लड़की हैं जो मध्यम और निम्न वर्ग से आती हैं, जिनके पास आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती, उनके लिए ये सरकार ने कन्या विद्याधन योजना एक पहल शुरू की है, जिसके अंतर्गत उन कन्याओं को 30,000 रुपये जो ग्रेजुएशन होती है उसको करने के लिए दी जाते हैं। अब एक अगली योजना देखते हैं। अगली योजना है बेटी पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां योजना के अंतर्गत प्रदेश में आर्थिक कारणों से शिक्षा से वंचित समस्त वर्गों की गरीबी रेखा के नीचे और अन्यत्योद परिवारों की छात्राओं को हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत कक्षा 11 में प्रवेश लेकर अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन रूप से एक मुश्त 30,000 रुपये धनराशि प्रदान करने हेतु यह योजना वर्ष 2012-2013 शुरू की गई है। ये भी बेटियों के लिए ही योजना है, जिसमें 30,000 इसमें भी रुपए दिए जाते हैं, और ये इसकी शुरुआत इस योजना की 2012-2013 से शुरू हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। आगे है उच्च शिक्षा, जैसे हम ग्रेजुएट बोलते हैं, ग्रेजुएशन करना। उच्च शिक्षा के मामले में देख लेते हैं कि सरकार क्या है। उच्च शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा उच्च शिक्षा का संचालन किया जाता है। किसके द्वारा संचालन किया जाता है? इलाहाबाद द्वारा उत्तर प्रदेश का उच्च शिक्षा संस्थान शिक्षा का संचालन किया जाता है। अगला पॉइंट है उच्च शिक्षा के नियंत्रण और निर्देशक हेतु सन 1972 में उच्च शिक्षा निदेशालय की इलाहाबाद में स्थापना की गई। 1972 में स्थापना की गई, कहाँ? इलाहाबाद में। चलिए आगे देख लेते हैं। अब बात करते हैं राज्य के प्रमुख विश्वविद्यालय। इधर विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय उनके नाम होंगे, और इसकी स्थापना वर्ष एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि इस विद्यालय की स्थापना कब हुई, तो ऐसे क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना इलाहाबाद में है। इसकी स्थापना 1887 ईस्वी में हुई थी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय ये वाराणसी में है, और इसकी स्थापना 1916 में हुई थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ में है, और इसकी स्थापना 1921 में हुई थी। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करते हैं, आप लोग लाइक नहीं करते हैं दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं।
अगला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में और इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। अगला है राजीव गांधी राष्ट्रीय विमान विश्वविद्यालय रायबरेली में, इसकी स्थापना 2013 में हुई थी। अगला रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में और इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। अब राज्य जो आपने ऊपर देखे जो केंद्रीय विश्वविद्यालय थे, अब राजीव विश्वविद्यालय देख लेते हैं जो क्रम से नीचे की ओर हैं। चलिए शुरू करते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ में 1981 में। दोस्तों आपको जो यूपी के जो एग्ज़ाम होते हैं यूपी में वही विश्वविद्यालय पूछे जाते हैं जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। ऐसे स्टेट के जो राज्य विश्वविद्यालय हैं वो काफ़ी हैं लेकिन कभी भी एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, इसलिए हम आपको दिखा दे रहे हैं। अगर आपको ज़रूरत हो तो उसके स्क्रीनशॉट ले लें या कहीं लिख के ले लें, ठीक है। अगर बताएंगे दोस्तों तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चलिए आप एक एक करके देख लीजिए। हम धीरे धीरे ऊपर स्क्रॉल कर रहे हैं या आप वीडियो पुश करके सारे देख लीजिए या इनके जो स्क्रीनशॉट है वो आप लेके रख लीजिए। आप इन सारे विश्वविद्यालय के या तो एक दो बार रिवीजन कर दीजिए, आपको कंफर्म हो जाएंगे। वैसे मेरा मानना ये है, मैंने किसी भी एग्जाम में नहीं देखे लेकिन इसमें इसलिए रख दे कि आपके पास स्क्रीनशॉट तो हो, अगर किसी आगे एग्जाम में आने लगे तो आपके पास नोट्स में ये स्क्रीनशॉट हो कि कौन सा विद्यालय कहाँ पर है और कब कौन सन में उसकी स्थापना हुई है, ठीक है। आई थिंक आपने सारे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के परिवहन एवं संचार की। देखते हैं उत्तर प्रदेश परिवहन के मुख्य साधन 4 हैं: सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन और जल परिवहन। सबसे बात करते हैं पहले सड़क परिवहन की। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम राष्ट्रीयकृत परिवहन 15 मई 1947 से प्रारंभ हुआ। वर्ष 2012-13 में राजस्व ग्रामों में के बहुमुखी विकास हेतु प्रदेश में डॉक्टर राम मोहन लोहिया, आगे देखते हैं, राम मोहन लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना प्रारंभ की गई। अगला है यमुना एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर से शुरू होकर अलीगढ़, मथुरा, आगरा, हाथरस होते हुए तक जाता है। यमुना एक्सप्रेस की अगर पूर्व की नाम की बात करें तो ताज एक्सप्रेस था। किसका? यमुना एक्सप्रेस वे जो आगरा को गौतम बुद्ध नगर से जोड़ता है। चलिए आगे देख लेते हैं। एशिया का सबसे लंबा साइकिल हाईवे इटावा और आगरा के मध्य 2007 किलोमीटर का है। जो साइकिल हाईवे, आप कन्फ्यूजन मत होइए, एक्सप्रेस या हाईवे की बात नहीं कर रहे हैं, साइकिल हाईवे की बात कर रहे हैं। एशिया का सबसे बड़ा इटावा और आगरा के मध्य 2007 किलोमीटर का है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। देश का सबसे लंबा 6 लेन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ के मध्य 302 किलोमीटर का है। जो आगरा से लखनऊ समाजवादी पार्टी के समय बना हुआ है, उसी की बात हो रही है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की। अगला पॉइंट देखते हैं। सड़क परिवहन। परिवहन के साधनों में सबसे महत्वपूर्ण साधन है उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा हुआ। मतलब जिस राज्य में या जिस देश में जितना ज़्यादा सड़कें होंगी उसकी जो इकोनॉमी है उतनी ही ज़्यादा मजबूत होगी। चलिए आगे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का गठन 1 जून 1972 को किया गया था। इसका मूल मुख्यालय लखनऊ में है। आप एक बार फिर देख लीजिए। उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम का गठन 1 जून 1972 को किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप साइड में लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका मुख्यालय लखनऊ में है। अगले पॉइंट की बात करें। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का केंद्रीय कार्यशाला एवं प्रशिक्षण संस्थान कानपुर में स्थित है। चलिए अब थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को 10 क्षेत्रों में बांटा गया है। कौन कौन से क्षेत्र है इसको देख लेते हैं। पहला है आगरा, दूसरा अलीगढ़, तीसरा इलाहाबाद, चौथा बरेली, पाँचवा गोरखपुर, छठा कानपुर, सातवां लखनऊ, आठवां मेरठ, नौवां टनकपुर और 10वां वाराणसी। थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं, देखते हैं। 9 बड़े नगरों में महानगर बस सेवा की व्यवस्था की गई है। इन नगरों में आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, मुरादाबाद, बरेली, मेरठ तथा गाजियाबाद शामिल हैं। प्रत्येक क्षेत्र का गठन महाप्रबंधन होता है, महाप्रबंधक होता है। एक आयुक्त होता है जो स्वयं
का काम करता है। निगम एक अध्यक्ष होता है, निगम का एक अध्यक्ष होता है। दोस्तों अगर मेरी आप स्पीड आपको तेज़ लग रही है तो उसको सेटिंग में जाके स्लो कर लें वीडियो की। अगर आपको अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है, जो दिल्ली से कोलकाता तक जाता है। इसकी लंबाई 770 किलोमीटर है। अब बात करते हैं जन रथ सेवा की। आपने बहुत सुना होगा उत्तर प्रदेश में जन रथ सेवा बस सेवा चली हुई है, उसके बारे में। निगम द्वारा राजधानी लखनऊ से राज्य के कई जिलों मुख्यालयों तक कम किराए वाली वातानुकूलित जनरथ बसों का संचालन किया गया है। एयर कंडीशनर वाली होती हैं दोस्तों ये बसें। चलिए ऊपर चलते हैं। अब बात करते हैं लोहिया ग्रामीण बस सेवा की। निगम द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती एवं सुलभ यात्रा हेतु फरवरी 2015 में यह सेवा शुरू की गई। इस सेवा के तहत किराया सामान्य बसों से 25% कम रखा गया है। जो सामान्य किराया लगता है उससे 25% कम लगेगा आपसे इसमें। दूसरा देखते हैं रेडियो टैक्सी सेवा। प्रदेश के नगर निगम वाले नगरों में निजी क्षेत्र के माध्यम से सुरक्षित, आरामदायक व वातानुकूलित परिवहन साधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सर्वप्रथम 22 नवंबर 2013 को लखनऊ से यह सेवा शुरू की गई। ये थोड़े पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं दोस्तों। सारे पॉइंट आपको बता रहे हैं क्योंकि सारे ही इम्पोर्टेंट ये पॉइंट हैं। राज्य में राष्ट्रीय मार्गों का नवीकरण। प्रत्येक वर्ष बाद राज्य मार्गों का 5 वर्ष बाद मुख्य जिला मार्गों तथा प्रत्येक 6 वर्ष बाद अन्य जिला मार्गों एवं ग्रामीण मार्गों का प्रत्येक 8 वर्ष बाद किया जाता है। इसमें दोस्तों बताया गया है कौन से मार्गों का कब वो किया जाता है, कितने वर्षों बाद। अगला पॉइंट है प्रत्येक वर्ष 1000 किलोमीटर नहर पटरियाँ को पक्का किया जाता है। जो नहर की पटरियाँ होती हैं कच्ची, ऐसे आपको ऐसे नहर बनाई हुई नहर है, पानी जाता बहता हुआ है, इन 2 पटरियों को पक्का किया जा रहा है अब हर वर्ष में 1000 किलोमीटर तक। अगला पॉइंट देख लेते हैं उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा नीति 2014 के बारे में। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट नीति है परिवहन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की। देखते हैं इसमें क्या है। प्रदेश में सड़क दुर्घटना की रोकथाम एवं यातायात प्रबंधन हेतु 22 दिसंबर 2014 को उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा नीति 2014 लागू की गई। उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहां सड़क सुरक्षा नीति लागू की गई है। आपको ये भी पॉइंट रखना है कि भारत में कौन सा राज्य में सड़क सुरक्षा नीति सर्वप्रथम लागू की गई है, वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है। अगला देखते हैं, इसी मांग देखते हैं। सड़क सुरक्षा नीति के तहत न्यूजीलैंड के सहयोग से हाईवे पुलिस का गठन किया गया है। किसके सहयोग से? न्यूजीलैंड के सहयोग से। अगला पॉइंट है उत्तर दक्षिणी एवं पूर्व पश्चिमी गलियारा को 6 लेन की सड़क प्रदेश की झांसी जिले में एक दूसरे को काटती है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। सिलचर से चलने वाली 6 लेन की सड़क प्रदेश में पूर्व से प्रवेश करने के बाद लखनऊ तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 और लखनऊ के बाद झांसी तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25 का अनुसरण करती है। दोस्तों हम आपसे पहले भी कैसे। अब बात करते हैं विधानसभा विधान परिषद क्षेत्र सड़क निर्माण योजना। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक विधानसभा विधान परिषद क्षेत्र के ग्रामीण या शहरी भाग में 5 किलोमीटर तक सड़कों का निर्माण सदस्यों की अनुमति से किया जाता है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 8711 किलोमीटर, जो देश में प्रथम स्थान पर है। अगर बात करें राष्ट्रीय राजमार्ग की स्टेट के हिसाब से तो उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग संख्या 2 है। उत्तर प्रदेश सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा गुजरता है? संख्या नंबर 2। अब बात करते हैं यमुना एक्सप्रेस की। यमुना एक्सप्रेसवे की बात करें तो यमुना एक्सप्रेसवे का पूर्व नाम ताज एक्सप्रेसवे था। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस एवं आगरा जिलों से होकर गुजरता है। कौन सा? यमुना एक्सप्रेसवे। अगला पॉइंट है 165.537 किलोमीटर लंबा है, 6 लेन 8 लेन तक परिवर्तनधीनी, मतलब 6 लेन अभी तक है, परिवर्त हो सकता है 8 लेन में। एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से आगरा को जोड़ता है। थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं।
यह भारत का सबसे लंबा 6 लेन कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे स्ट्रेच है। कौन सा? यमुना एक्सप्रेसवे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की बात करें, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की बात करें, उसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। 6 लेन वाले इस एक्सप्रेसवे की लंबाई लगभग 302 किलोमीटर है। कितनी है? 302 किलोमीटर। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर नगर, हरदोई, उन्नाव एवं लखनऊ जिलों से गुजरता है। ये आपको याद रखने हैं कौन कौन से जिलों से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे गुजरता है। सबसे पहले आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर, हरदोई, उन्नाव एवं लखनऊ जिलों से गुजरता है। इस एक्सप्रेसवे से आगरा एवं लखनऊ से मध्य सड़क मार्ग से लगने वाला यात्रा समय लगभग आधा हो जाता है। पहले आप आगरा से लखनऊ जाते थे, मान ली 2 घंटे लगते थे। अब इस एक्सप्रेसवे की सहायता से 1 घंटे में आप पहुंच जाएंगे आगरा से लखनऊ। चलिए इसको और ऊपर कर लेते हैं थोड़ा। देश की सबसे लंबी एलिवेटेड रोड की बात करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 30 मार्च 2018 को गाजियाबाद जिले में एलिवेटेड रोड 6 लेन का उद्घाटन किया। यह देश की सबसे लंबी एलिवेटेड रोड है। यह एलिवेटेड रोड यूपी गेट से करहेड़ा तक निर्मित है। अगला पॉइंट है, इस रोड की औसत गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा से वाहन चलाने की अनुमति है। मतलब इस रोड पर आप 80 किलोमीटर प्रति घंटा से वाहन चला सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अब बात करते हैं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का पीएम मोदी द्वारा 27 मई 2018 को उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर 9 किलोमीटर के पहले खंड पर किया गया। मतलब दिल्ली और मेरठ वाला जो एक्सप्रेसवे है उसके पहले खंड, मतलब शुरुआत के 9 किलोमीटर पर उद्घाटन किया गया। यह एक्सप्रेसवे सोनीपत, बागपत, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद और पलवल को जोड़ता है। इतनी चीज़ आपको यहाँ से याद रखनी है। चलिए आगे चलते हैं। यह सोलर पावर से लैस देश का पहला एक्सप्रेसवे है। कौन सा? अभी आपको कौन सा ऊपर नाम बताया था मैंने आपको? ये है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। यह है सोलर पावर से लैस देश का पहला एक्सप्रेसवे है। आपको याद रखना है। कौन सा? ये वाला। चलिए कहाँ थे अपन? यह नेशनल हाईवे 2 के अंतर्गत है। कौन से हाईवे से जुड़ा हुआ है? नेशनल हाईवे 2 से। 11,000 करोड़ में बना यह एक्सप्रेसवे 6 लेन का है। दोनों तरफ 4 लेन हाईवे 14 लेन का पहला एक्सप्रेसवे है। 500 रिकॉर्ड दिनों में बनाया गया है। मतलब 500 दिनों में ये बना के पूरा तैयार कर दिया गया है। सबसे तेज एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाने की अनुमति है। इस पर आप 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गाड़ी चला सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग। दोस्तों यहाँ से 1-2 क्वेश्चन निश्चित बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत ही अच्छी तरीक़ा से आपको ये दिखा रहे हैं। देखिए आप, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2, फिर आएगा कहाँ से कहाँ तक, उत्तर प्रदेश की कुल लंबाई, मतलब उत्तर प्रदेश में इस राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले आया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2। ये दिल्ली, मथुरा, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद से गुजरती है और 770 किलोमीटर की लंबाई यूपी में इसकी राष्ट्रीय राजमार्ग 2 की है। लंबाई पूछता नहीं है कौन सा राष्ट्रीय मार्ग किन किन जिलों से गुजरता है उत्तर प्रदेश से। ये मोस्टली इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम आपको यही बताएंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपकी इच्छा हो तो इसको भी लंबाई को आप देख सकते हैं एक बार। ठीक है, अब बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3। ये 2 हो गया। 2 दिल्ली, मथुरा, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, कोलकाता। ठीक है, अब बात करते हैं संख्या 3। ये आगरा, ग्वालियर, इंदौर, नासिक, मुंबई। मतलब उत्तर प्रदेश सिर्फ आगरा जिले से निकलती है, लेकिन ग्वालियर मध्य प्रदेश, इंदौर मध्य प्रदेश, नासिक, मुंबई, इतना लंबा, मतलब इतने जिलों से ये
जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 की बात करें तो ये वाराणसी से कन्याकुमारी तक, वाराणसी, मगवाना, रीवा, कन्याकुमारी। अब बात करते हैं संख्या 11 की, ये आगरा से बीकानेर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24, ये दिल्ली से लखनऊ। 25 की बात करें तो ये लखनऊ से शिवपुरी, बीच में आपका कानपुर झांसी भी पड़ता है राष्ट्रीय मार्ग संख्या 25 में। अगर बात करें राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26 की तो ये झांसी से लखनादेव। अब बात करते हैं राजमार्ग संख्या 27 की, ये इलाहाबाद से मगवाना। अब बात करें राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 की तो ये लखनऊ वाराणसी। 29 की बात करें तो गोरखपुर, गाजीपुर, वाराणसी। 56 की बात करें तो लखनऊ वाराणसी। और 58 की बात करें तो गाजियाबाद, मेरठ, हरिद्वार, माना, दर्रा। ये इंपॉर्टेंट थे दोस्तों, इससे ये वीडियो आप 1 से 2 बार देख लीजिए, ये सारे फैक्ट्स आपके दिमाग में फीड हो जाएंगे। या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको साफ कर देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में रिवाइज कर लीजिए या किसी कॉपी पे लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए अपने। ठीक है सर, चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 86 की, ये कानपुर, देवास। अब 87 की बात करें तो ये रामपुर, नैनीताल। 91 की बात करें गाजियाबाद, कानपुर। 92 की बात करें भोगांव, ग्वालियर। इसकी बात करें 93 की तो आगरा, अलीगढ़, चंदौसी, मुरादाबाद। 96 की बात करें तो फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद। 97 की बात करें तो गाजीपुर, जामिया, सैयदा राजा। ये चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है। कौन सा राष्ट्रीय मार्ग उत्तर प्रदेश के किन जिलों से गुजरता है। लंबाई मोस्टली पूछता नहीं, फिर भी मैंने इस यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या किसी कॉपी पे लिख सकते हैं जहाँ आप नोट्स बना रहे हो अपने। ये कंप्लीट यूपी जीके की वीडियो है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं यहाँ से कि क्वेश्चन बाहर नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए आगे देख लेते हैं कुछ। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में लोक निर्माण विधान की सड़कों की कुल लंबाई 1,46,728 किलोमीटर है। इसमें राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 3,820 किलोमीटर, प्रांतीय राजमार्गों की लंबाई 8,391 किलोमीटर, अन्य जिलों सड़कों की लंबाई 1,19,726 किलोमीटर तथा ग्रामीण सड़कों की लंबाई 1,34,517 किलोमीटर है। इसका स्रोत है दोस्तों जो मैगजीन निकलती है यूपी की परिवहन की, भारत 2017 की डाटा है दोस्तों है। चलिए आगे देखते हैं रेल परिवहन। उत्तर प्रदेश की सड़क परिवहन आपने पढ़ लिया ऊपर, अब पढ़ते हैं रेल परिवहन। भारतीय रेल व्यवस्था एशिया की दूसरी सबसे बड़ी, विश्व की चौथी सबसे बड़ी व्यवस्था है। यह देश का सबसे बड़ा शासकीय प्रतिष्ठान है। कौन सा दोस्तों? रेल परिवहन। 31 मार्च 2017 तक राज्य में रेल मार्गों की कुल लंबाई 9,167 किलोमीटर है। देश के 17 रेलवे जोनों में से 2 जोनों का मुख्यालय उत्तर प्रदेश में। देश में कितने हैं दोस्तों? 17 रेलवे जोन। शायद अब एक प्लस हो गया है, आप चेक कर लीजिए, करंट क्वेश्चन है दोस्तों। उसमें से 2 जोनों का मुख्यालय उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। पूर्वोत्तर रेलवे दोस्तों गोरखपुर और उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद। हमने आपको बताया है कि 17 रेलवे जोनों में से 2 जोनों का मुख्यालय उत्तर प्रदेश में। कौन कौन से? पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है और उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद में है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। राज्य में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में स्थित है। रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय लखनऊ में है। ये फैक्ट्स आपको याद ही रखने हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर से 4 बाग लखनऊ मेट्रो का उद्घाटन 5 सितंबर 2017 को किया गया था। जब ये लखनऊ का उद्घाटन हुआ था दोस्तों, उसकी डेट है 5 सितंबर 2017 को। ये पूछेगा नहीं मोस्टली, लेकिन मैंने फीड कर दिया आपके कॉल के। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया है, सभी को पता हुआ दोस्तों। ये कुछ फैक्ट्स मैंने दोस्तों इसमें रखे हैं। काफ़ी पुराना करंट पूछ लेता है कभी भी दोस्तों, 2-3 साल पहले की जो स्टैटिक जीके जिसको बोलते हैं, वो फैक्ट मैंने इस वीडियो में रखे हैं, क्योंकि आपको दोस्तों एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। अब बात करते हैं वायु परिवहन की। वायु परिवहन की बात करें तो दोस्तों इलाहाबाद में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र है। यही हवाई अड्डा, विद्यालय तथा संचार विद्यालय भी है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी फुर्सतगंज रायबरेली में है। गोरखपुर नगर में
समसामयिक महत्व का वायुसेना का हवाई अड्डा स्थित है? गोरखपुर नगर में सामरिक महत्व का वायुसेना का हवाई अड्डा स्थित है दोस्तों। अब थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे। सबसे पहले चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसको वहाँ का लोकल नाम है अमौसी का हवाई अड्डा। ये लखनऊ में स्थित है। ये लखनऊ में कहाँ स्थित है दोस्तों? ये स्थित है शहीद पथ के बिल्कुल पास में। जो लखनऊ का शहीद पथ है उसके बिल्कुल पास में ये है। वहाँ के लोकल नाम है उसका अमौसी हवाई अड्डा। अब बात करते हैं चकेरी हवाई अड्डा। चकेरी हवाई अड्डा ये दोस्तों कानपुर में स्थित है। अब बात करते हैं बमरौली हवाई अड्डा, ये इलाहाबाद में स्थित है। अब कुछ और हवाई अड्डे देख लेते हैं। अब बात करते हैं खेरिया हवाई अड्डा की। तो ये खेरिया हवाई अड्डा आगरा में स्थित है। हिंडन हवाई अड्डा ये गाजियाबाद में स्थित है। बरेली हवाई अड्डा ये बरेली में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बाबतपुर हवाई अड्डा, जिसका लोकल नाम है बाबतपुर हवाई अड्डा, ये वाराणसी में स्थित है। सरसावा हवाई अड्डा ये सहारनपुर में है। फैजाबाद एयरपोर्ट ये फैजाबाद में है। झांसी हवाई अड्डा ये झांसी में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट ये मेरठ में है। सैफई एयरपोर्ट फ्लाइंग स्कूल के रूप में विकसित है। ये फैक्ट्स आपको याद रखना है। कौन सा? सैफई एयरपोर्ट फ्लाइंग स्कूल के रूप में विकसित है। चलिए कुछ और देख लेते हैं यूपी से संबंधित। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के जल परिवहन की। हम किस किस की बात कर चुके हैं? सड़क परिवहन की, रेलवे परिवहन और वायु परिवहन। अब बात करते हैं जल परिवहन की। चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश की गंगा, यमुना, घाघरा तथा गोमती नदियों में नौका वाहन की व्यवस्था है। इलाहाबाद से हल्दिया पश्चिम बंगाल के मार्ग को भारत सरकार ने राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 घोषित किया है, जो देश का सर्वाधिक लंबा K2 20 किलोमीटर, मतलब देश का सबसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग यह गंगा नदी से होकर गुजरता है। हल्दिया, आपको दोबारा फैक्ट बता देते हैं दोस्तों। इलाहाबाद से हल्दिया जो पश्चिम बंगाल के मार्ग को भारत सरकार के राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या घोषित किया जाए, गंगा नदी पर स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग प्रथम गंगा नदी से स्थित है, जो इलाहाबाद से हल्दिया जाता है। ठीक है, इसकी लंबाई 20 किलोमीटर है। अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग यह गंगा नदी से होकर गुजरता है। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। फैक्ट्स है जो इलाहाबाद से हल्दिया गुजरता है, राष्ट्रीय जलमार्ग प्रथम। अब बात करते हैं संचार के साधन। संचार के साधनों में मुख्य रूप से डाक सेवाएं एवं दूरभाष सेवाएं आती हैं। सन 2009-10 के आंकड़ों के अनुसार राज्य में डाकघरों की संख्या 17,666 है। अब बात करते हैं सरकार द्वारा डाक को द्रुतगामी बनाने के लिए 1972 ईस्वी में पिन कोड के आधार पर प्रदेश के डाकघरों का पिन कोड निर्धारित किया गया है। किसके आधार पर? 1972 ईस्वी के पिन कोड के आधार पर। चलिए थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। मार्च 1954 ईस्वी में आगरा एवं कोलकाता मध्य टेलीग्राफ द्वारा संदेश भेजने जाने से उत्तर प्रदेश में भी दूर संचार का युग आरंभ हुआ। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL की मोबाइल सेवा का शुभारंभ 19 अक्टूबर 2000 ईस्वी को किया गया। ये अलग अलग पॉइंट है दोस्तों। पहला पॉइंट था मार्च 1954 ईस्वी में आगरा एवं कोलकाता के मध्य टेलीग्राफ द्वारा संदेश भेजे जाने से उत्तर प्रदेश में दूर संचार का युग आरंभ हुआ। कब? 1954 में। और पहली बार आगरा से कोलकाता संदेश भेजा गया था। दूसरा पॉइंट है भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL की मोबाइल सेवा का शुभारंभ 19 अक्टूबर 2000 ईस्वी को किया गया था। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये यूपी जीके में नहीं और भी अदर एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि BSNL की शुरुआत कब हुई थी। इसकी शुरुआत 19 अक्टूबर 2002 ईस्वी को हुई थी। चलिए आगे कुछ और देख लेते हैं। भारत में सर्वप्रथम हवाई अड्डा डाक सेवा 18 फरवरी 1911 ईस्वी को इलाहाबाद से नैनी के बीच प्रारंभ की गई थी। ये बहुत सुंदर क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। भारत में सर्वप्रथम हवाई अड्डा डाक सेवा 18 फरवरी 1911 ईस्वी को इलाहाबाद से नैनी के बीच प्रारंभ की गई थी। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश का राज्य सूचना केंद्र लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश का राज्य सूचना केंद्र लखनऊ में स्थित है।
अगले पॉइंट की बात करें, उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड की स्थापना 10 सितंबर 1975 ईस्वी को की गई थी। 10 सितंबर 1975 ईस्वी को की गई थी। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश के सांस्कृतिक, पर्यटन, कृषि, साहित्य, औद्योगिक, ग्राम विकास तथा अन्य विकास संबंधी विषयों पर वृत्तचित्र एवं वर्तमान घटनाक्रम पर समाचार चित्र निर्मित करने का कार्य किया जाता है। आपको एक बार दोबारा रिपीट करा देते हैं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश के सांस्कृतिक, पर्यटन, कृषि, साहित्य, औद्योगिक, ग्राम विकास तथा अन्य विकास संबंधी विषयों पर वृत्तचित्र एवं वर्तमान घटनाक्रम पर समाचार चित्र निर्मित करने का कार्य किया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वन, राष्ट्रीय अभ्यारण्य एवं उद्यान। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आपने अक्सर इसके एक दो ना क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखे होंगे। अब बात करते हैं पहला पॉइंट इसका पहला पॉइंट है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र के 33.3% भूभाग पर वन होने चाहिए। इसके अनुसार अगर दोस्तों आपके पास मान लीजिए 9 बीघा ज़मीन है, 9 बीघे ज़मीन है, तो उस पर 3 बीघे में आपके वन होने चाहिए। 9 का अगर 33.3% निकालेंगे तो वो 3 आएगा। तो उसका मतलब है अगर आपके पास 9 बीघा ज़मीन है तो उस पर 3 बीघे में आपके पेड़ पौधे लगे होने चाहिए। अगला पॉइंट है, भारतीय वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल अभिलेखित वन क्षेत्र 14,679 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 6.09% है। दोस्तों आप समझ सकते हैं, जो 2017 की रिपोर्ट के अनुसार बनी रिपोर्ट आती है उसके अनुसार हमारे उत्तर प्रदेश की सिर्फ 6.09% पर ही वन हैं। होने कितने चाहिए? 33.3%। तो दोस्तों मेरी सबसे गुजारिश है, अपने जीवन में दोस्तों कम से कम 5 पेड़ जरूर लगाएं। आप अगर उसकी छाया या फल नहीं ले पाएंगे दोस्तों, को आपके आने वाली पीढ़ी उसकी छाया या फल जरूर लेगी। तो आपसे इतनी बढ़िया वीडियो बनाई है दोस्तों, तो इतना तो आप काम कर ही सकते हो। 5 पेड़ आज से वादा कर लीजिए, जब भी आपको टाइम मिलेगा 5 पेड़ तो आप जीवन अपने निश्चित लगाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए बरेली, पीलीभीत, बिजनौर, मेरठ, बदायूं और सहारनपुर जिलों में हार्टेक नर्सरी विकसित करने का कार्य शुरू किया गया है। बात करते हैं 11 जुलाई 2016 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्रीन यूपी क्लीन यूपी अभियान के तहत 5 करोड़ से भी अधिक वृक्ष लगाने का रिकॉर्ड स्थापित किया गया है। कौन सी योजना के? ग्रीन यूपी क्लीन यूपी। अब बात करते हैं अगले पॉइंट के, पहले वन केंद्रीय सरकार के संरक्षण में होते थे, किंतु 1935 ईस्वी से वे राज्य सरकारों की संपत्ति हो गई। जो पहले वन विभाग था वो केंद्र के अंतर्गत आता था, लेकिन किंतु 1935 ईस्वी से राज्य सरकारों की संपत्ति में वो ऐड हो गए। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो पूर्व राज्य का वन प्रबंधक प्रधान कंजर्वेटिव ऑफ फॉरेस्ट होता है। उसके नीचे क्रमशः कंजर्वेटेड ऑफ फॉरेस्ट, कंजर्वेटेड मतलब ये आपको जो अधिकारी होते हैं उसके क्रम दिया गया है। वैसे ये मोस्टली पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपको बता देते हैं। सबसे ऊपर होता है कंजर्वेटेड ऑफ फॉरेस्ट, उसके नीचे कंजर्वेटिव, डिप्टी कंजर्वेटिव, फिर फॉरेस्ट रेंजर, फिर फॉरेस्ट गार्ड होता है। वन संबंधी शिक्षा का प्रारंभ 1978 ईस्वी में फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून के नाम से शुरू हुआ। 1884 ईस्वी में इसका नाम बदलकर इंपीरियल फॉरेस्ट कॉलेज देहरादून रख दिया गया। वर्तमान में इसका नाम इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज है। यहाँ केवल रेंजर की शिक्षा दी जाती है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट, तो 1912 ईस्वी में दक्षिण भारत में तमिलनाडु के कोयम्बटूर के दक्षिणी फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज की स्थापना हुई। अब इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। 1914 ईस्वी में देहरादून में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई। इसके बाद यही 1929 ईस्वी में एक और वन अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई।
प्रशासनिक दृष्टि से वनों को 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से आपको हैं तो बता देते हैं वो। पहले तो आपको यही याद रखना है, तो प्रशासनिक दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, तो 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। वे कौन कौन से हैं? एक तो है आरक्षित वन, दूसरा है रक्षित वन, तीसरा अवर्गीकृत वन, चौथा है राजकीय वन, पांचवा है सामुदायिक वन और छठा है निजी वन। अब ये होते क्या है ये देख लेते हैं। पहला है आरक्षित वन। इन वनों में वृक्षों को काटना व पशुओं को चराना अवैध है, आरक्षित वन में। रक्षित वन, स्थानीय लोगों को पशु चराने व लकड़ी काटने की सुविधा होती है रक्षित वन में। अवर्गीकृत वन, इन वनों में वृक्षों को काटना और पशुओं को चराना स्वतंत्रता पूर्वक किया जाता है। राजकीय वन, ये वन पूर्ण रूप से सरकार के नियंत्रण में होते हैं। कौन से? राजकीय वन। सामुदायिक वन, ये वन स्थानीय जिला परिषदों तथा नगर पालिकाओं के नियंत्रण में होते हैं। और निजी वन, ये वन व्यक्तिगत लोगों के अधिकार में होते हैं। या अपना पर्सनल वन लगाना चाहें तो ये निजी वन में के अंतर्गत आएगा। अब बात कर लेते हैं वन नीति की। वन नीति 26 दिसंबर 1958 ईस्वी को राज्य सरकार द्वारा राज्य वन नीति घोषित की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण स्थिरता व परिस्थिति के संतुलन को बनाए रखना है। 26 दिसंबर 1958 ईस्वी को वन नीति लागू की गई थी। अब बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला सोनभद्र है। ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनता है, ठीक है। न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला संत रविदास नगर। राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुबदा राष्ट्रीय उद्यान। आगे और देख लेते हैं। टाइगर रिजर्व, ये दुबदा और पीलीभीत में। प्राणी उद्यान, ये लखनऊ और कानपुर में। राज्य का प्रथम पक्षी विहार, ये नवाबगंज पक्षी विहार है। राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार, ये लाख बयोसी पक्षी विहार है दोस्तों। राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार है पटना पक्षी विहार है। राज्य का प्रथम वन्यजीव विहार ये चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है। राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है। हाथियों की संरक्षण हेतु केंद्र द्वारा प्रायोजित प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये 1992 से शुरू किया गया दोस्तों। काफ़ी बार डेट पूछी गई है इसलिए मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब बात करते हैं एलिफेंट रिजर्व स्थापित करने की योजना सहारनपुर और बिजनौर जिले में। दोस्तों आपको मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो वीडियो की स्पीड थोड़ा कम कर लीजिए। ये वीडियो स्पीड थोड़ी इसलिए जल्दी पढ़ा रहे हैं दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, क्योंकि आपको पूरा यूपीजी के कवर कराना है। यहाँ से एक भी फैक्ट्स बाहर नहीं जाएगा, चाहे आप यूपीपीसीएस तैयारी करो, चाहे वीडियो लेखपाल यूपी किसी जी के आता है उसमें, तो आपको यहाँ से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।